हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। तो आप सभी लोग टीटी की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि पेपर तो लगा ही हुआ है। पर जितना से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन चीजों की, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर लगाकर आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना आपके लिए क्वेश्चन को समझना अच्छा रहेगा। टीटी और सी टेट में क्या है, आपको लैंग्वेज अंडरस्टूड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टूड होनी चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, बी स्ने फ्रॉम लर्न चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना प्रैक्टिस पेपर लगा लेंगे ना, जितनी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, टेट का एग्जाम निकालने में उतना ही इजी रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की किस और संकेत करती है? जो हमारी पाठचर्या शब्दावली है किस और संकेत करती है? शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, एंड फोर्थ ऑप्शन कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इनमें से किस शब्दावली की ओर पाठचर्या शब्दावली संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विशेष वस्तु की ओर संकेत। पहले सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर करेगी नहीं पाठचर्या शब्दावली। शिक्षण पद्धति, कोई यहाँ पद्धति की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा में प्रयुक्त की, हम कोई किसी चीज कोई टॉपिक जब पढ़ाते हैं उसके लिए जो पाठ्य सामग्री यूज करते हैं उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए ये ऑप्शन होता ना। तो हम पाठचर्या का शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वो किसकी ओर संकेत करेगी? तो उसके लिए सेकंड, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठचर्या में ना केवल बुक्स आती हैं, बाकी आप पूरा आपका जितना भी संपूर्ण कार्यक्रम है वो उसमें इंक्लूड होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। निचली कक्षाओं में, निचली कक्षाओं का मतलब है फर्स्ट टू फिफ्थ। आपकी जो खेल पद्धति है किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ज्यादा ऑप्शंस में टाइम नहीं दे रहे हैं, हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कराने के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग पर शब्दों को प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर पढ़कर टिक करिएगा आंसर। और सबसे पहले एलिमिनेट कीजिएगा ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी होता है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी एक एक शब्द आपको पता है। जैसे खेल पद्धति आपको पता होना चाहिए कि शब्द का मतलब क्या है, तो आपको ऑप्शन इजिली रहेगा क्रैक करने में। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण को खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो सिद्धांतों पर नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर किस पर होगी? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई पूछा जा रहा है खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पे आधारित नहीं होती, मूल रूप से ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के यानी विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? तो कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो पास्ट में समान परिस्थितियों में की गई क्रियाएं हैं उनके आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर, मतलब जो पास्ट में की हुई चीज है, उस जो परिस्थिति है वो है, ये किससे संबंधित है? ये सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित है, कि सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है, कि सीखने की परिणाम से संबंधित है? ये किससे संबंधित है ये हमको बताना है। ये किस चीज से संबंधित है? जो पास्ट में की हुई चीजें होती हैं वो प्रेजेंट में अगर हमारे आ जाती, सेम कंडीशन आ जाती है, तो वो किससे हमारी संबंधित होती है? सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित होती है। अब नेक्स्ट आता है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। डिस्लेक्सिया क्या होता है? पठन विकार से संबंधित होता है, क्योंकि जिसमें जिन चीजों को पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हम डिस्लेक्सिया वर्ड को यूज करते हैं। ये सारी जो फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप नहीं, जो भी डिसेबिलिटीज हैं उनमें है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया है, ये सारी हमको पता होनी चाहिए। इससे ये क्वेश्चन जरूर आता है, कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो डिस्लेक्सिया हमारी पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस में जो ऑप्शन होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको बिल्कुल क्लियर होकर पढ़िएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, इनमें कोई भी चीज विशेष नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। और हर में विशेष है, विशेष विद्यालय विशेष सामान्य बच्चों के साथ वो चीजें होनी चाहिए। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए सामान्य बच्चों के साथ ही इनको
शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को, असेसमेंट को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करके विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्ध उपाधि देना, शैक्षिक या सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। अब हमको बताइए कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया कैसे बनाया जा सकता है। उसके बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। विद्यार्थियों में कभी तुलना करते ही नहीं है, ये एक निगेटिव थॉट हो गया। और चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई भी निगेटिव थॉट के ऑप्शंस कभी सही नहीं होते, इसलिए बी केयरफुल होकर ऑप्शंस एलिमिनेट किए। फर्स्ट, फीडबैक देने की तकनीकी भाषा, फीडबैक के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। सीसीई के बारे में सुना है किसी ने? सीसीई के बारे में, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, पेडागॉजी में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। हम डिसाइड कर ऊपर आईक्यू होती है, तो बच्चे किस उसमें आते हैं, एवरेज में आते हैं कि सामान्य में आते हैं, औसत में आते हैं, सामान्य में आते हैं कि सामान्य से ऊपर जो होते हैं बुद्धिमान प्रतिभाशाली में आते हैं। उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों को क्या करते हैं, आकलन करने के लिए जो उपयोगी और रोचक प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या करते हैं, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये बात क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन हो सकता हो किसी को लिखने से प्रॉपर ना दिख रहा हो, तो लीजिए उसके लिए इरेज कर देते हैं, ताकि आप लोग प्रॉपर उस क्वेश्चन को पढ़ पाए। इन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते रहेगा, डेली आपके लिए प्रैक्टिस पेपर आएंगे, जितना प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इनमें से प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? सृजनात्मक विचार पहला ऑप्शन, सृजनात्मक विचार दूसरा ऑप्शन, दूसरों के साथ झगड़ना तीसरा ऑप्शन, अभिव्यक्ति में नवीनता चौथा ऑप्शन, जिज्ञासा। तो पहले ये ध्यान रखिए कि नहीं है, पूछा है। क्रिएटिविटी प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, तो ये तो है, क्या चलाते रहते प्रतिभाशाली बच्चे होती है। और क्यूरियोसिटी जिज्ञासा में होती है, तो ये 3 ऑप्शन सही। दूसरों के साथ झगड़ना ये उनका प्रतिभाशाली बच्चों का कोई संकेत नहीं होता। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि उनके ऑप्शंस क्या होने चाहिए, इसलिए इनको क्लियरली पढ़ना है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, पावलोव ने दिया है, कोहलवर्ग ने दिया है, कि स्किनर ने दिया है? किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, हमको ये बताना है। ये कॉन्सेप्ट जो हमारा दिया है वो दिया है पियाजे ने। दुनिया के बारे में जो समझ का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? चलिए समझते हैं क्यों नहीं करती है। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। क्या दर्शाता है ये? कोई भी बच्चा है वो घर में ज्यादा बात नहीं कर रहा, पर वो जब स्कूल जाता है तो वो ज्यादा बात कर रहा है। इसका रीजन क्या है? कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इनमें से क्या ऑप्शन हमको सही लग रहा है, हमें ये देखना। पहले तो निगेटिव ऑप्शन जो एलिमिनेट करने वाले वो हटाते। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी नहीं हो सकता, ये तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये तो होता ही नहीं है कि ऐसे तो बात करने लगेंगे बच्चे, तो हम लोगों ने भी बहुत बात की अपने समय में। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10 पर आते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को, एक शिक्षक को यानी एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? शिक्षा समाजशास्त्र संबंधित है, कि सामाजिक दर्शन संबंधित है, मीडिया मनोविज्ञान संबंधित है, कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है? इनमें से कौन सा ऑप्शन संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि हम किसी भी स्टूडेंट्स की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को तब समझ सकते हैं जब उसकी साइकोलॉजिकल चीजों को अच्छे से जानते होंगे कि प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन क्या है?
हम लोग कई चीजें अभी भी सीखते रहते होंगे, तो हम लोग कई चीजें अभी सीखते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इन्हीं उसी चीज को याद कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसमें से पहले तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, तो ही नहीं सकता। एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, नहीं, मल्टीपल सोच सकते हैं लोग। सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, स्मरण शक्ति को पैना करती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा स्मरण शक्ति को पैना करेगी, मोटिवेशन नहीं, इंटरेस्ट को जो है वो जागरूक करेगी। शिक्षार्थियों में इंटरेस्ट होगा तभी वो डेवलपमेंट होगा, सीखने की प्रक्रिया तभी डेवलप होगी। नेक्स्ट आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखना कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम किसी चीज को सीख कैसे सकते हैं? टीचर सभी बन सकते हैं, पर स्टूडेंट को सिखा कौन सकता है? वो कैसे सीख सकते हैं, वो चीज इसमें बताई जा रही है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। पहले एलिमिनेट करते हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री होगी, इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो क्या स्टूडेंट्स मन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी ना, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शिक्षण सामग्री प्रयोग कर लेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कभी अपने स्कूल टाइम पे याद कीजिए, कभी भी लेक्चर दे रहा हो अगर टीचर, तो क्या हम लोग उसको बहुत मन से सुनते थे? नहीं सुनते थे, तो व्याख्यान स्पष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आवधिक परीक्षाओं पर, केवल परीक्षाओं पर ध्यान देने से सीखना समृद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है, जो कि क्या है, वास्तविक दुनिया से, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, एक दूसरे से अंतःक्रिया से सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, देखिएगा कितने करेक्ट होते हैं आपके और फिर बताइएगा कितने करेक्ट हुए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने, इसमें आपको अगर करेक्ट नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उससे समझिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को केवल आपको चलते फिरते उठते बैठते देखना है और क्वेश्चन अपने आप टिक, सुनते सुनते टिक करते जाना, इससे उससे भी प्रैक्टिस बढ़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग में हैं, तो केवल सुनते जाइए और सुनकर ऑप्शन टिक कीजिए, बस उससे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिए, कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, किसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, शिक्षा लक्ष्योन्मुखी होता है। अब अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, क्या होगा इसमें? नहीं बताना है आपको, विशेषता नहीं होनी चाहिए। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये सही है। सीखना व्यापक प्रक्रिया, ये भी सही है। अब अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन होगा इसका जो नहीं होना चाहिए, कि शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान नहीं है जहां पर कोई भी बच्चा चीजों को सीखता है। कुछ चीजें बाहर से भी सीखी जाती हैं, आपके इंस्टीट्यूशन से बाहर भी होती हैं जिसमें बच्चा सीखता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, एक गायब हो गया इसका, चलो कोई बात नहीं। आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप केवल अपने क्वेश्चंस को पढ़िए और वो उसको सॉल्व कीजिए बस। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं 5वीं कक्षा के, उनको क्या है, उनके लिए इनमें से को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, ये कोई ऑप्शन नहीं। माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में सहायता नहीं, के साथ कक्षा में न विशेष व्यवहार नहीं, सामान्य व्यवहार होना चाहिए, तो के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों विषयों के ज्ञान में दक्षता, मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में इनमें से क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पेशेंस। प्राथमिक स्तर में आपको टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस होना चाहिए और डिटर्मिनेशन की नीड होती है, धैर्य और दृढ़ता सबसे ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट 16 नंबर पे आते हैं, 16 नंबर पे,
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था होती है? अब ये तो सबको पता चल गया होगा कि ये पियाजे का है सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत से क्वेश्चन है कि बच्चा लॉजिकली जो है वो इन कर देता है। संवेदी प्रेरक अवस्था ये कब से शुरू होती है? जन्म से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। उसके बाद आती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके मूर्त संक्रियात्मक 7 to 7 वर्ष से जो भी आगे की बढ़ती जाती है ऑनवर्ड्स वो होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है बताइए? तार्किक रूप से बच्चा सोचने लगता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ बहुत बेसिक सी बात कही गई है। तार्किक रूप से बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोचता है, लेकिन तार्किक रूप से जो है बच्चे घटनाओं की अवस्था में करता है। 7 to 10, 11 स्टेज में बच्चा तार्किक रूप से। क्वेश्चन आ रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। एक शिक्षक लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने अपने पाठ को पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने पर निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये तो नहीं लग रहा। शिक्षक से शिकायत करने से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से बच्चे को निकाल लेना चाहिए, यदि इट इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ये नेगेटिव सोल्यूशन में आ गया। तो प्रधानाचार्य से अनुरोध बच्चे को अनुभाग बदल दें। अनुभाग बदलना भी सोल्यूशन नहीं है, यही एक सोल्यूशन इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट आता है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 18 क्वेश्चन आता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट का सिद्धांतवादी है जिसने बढ़ावा दिया है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट का। आई होप आप लोगों ने गेस्टाल्ट की थ्योरी पढ़ी होगी। नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए, ये सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या पियाजे ने दिया है ना। अभी तो हमने इलेबोरेट किया है, ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने दी है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं। अब ये यहाँ पर अब ये ना समझ लीजिएगा संज्ञानात्मक विकास नहीं लिखा हुआ है, यही समझना है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं लिखी है, वो इनमें से जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से पियाजे ने दी है। नेक्स्ट आते हैं 20वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, 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 पूर्व बाल्यावस्था है नहीं, प्रौढ़ावस्था है नहीं, किशोरावस्था में बच्चे। 21 नंबर पे आते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, नकारात्मक होनी चाहिए नहीं अग्रोन्मुखी। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध के सिद्धांत से, एकीकरण अंतर क्रिया के सिद्धांत से। विकास वो निरंतरता के सिद्धांत से। 23 क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? किस विकास को? संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा पर्यावरण में, सभागार में या घर में? कहां पर समझा जा सकता है? घर और सभागार, खेल के मैदान में नहीं, विद्यालय में, कक्षा पर्यावरण में। नेक्स्ट आते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लिखा हुआ है, ये लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत रटने की क्षमता रखता है, रटना तो बिल्कुल ही निगेटिव है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, अच्छा लक्षण नहीं है पूछा है, ओके। बुद्धिमान बच्चे का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है हमको बताना है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं समायोजित कर सकता है। ये तीनों बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है, यही वाला नहीं है जो रटने की प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट आते हैं, किसको विप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? विप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसको माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति से अभिप्रेरित शिक्षण है,
शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य क्या अभिप्रेरित शिक्षण है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण, कक्षा में एकदम खामोशी अभिप्रेरित शिक्षण, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एकदम खामोशी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने का मतलब है, समझिए हम आपको समझा रहे हैं, आप उस चीज को प्रॉपर अगर सुन रहे हैं तो आप उस प्रॉपर तो उस चीज को समझ रहे हैं। जब आप समझ रहे हैं तभी आपके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप अभिप्रेरित शिक्षण कर रहे हैं। आप वो जो प्रॉपर चीज पढ़ाई और समझाई जा रही है आप उस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये इसका लॉजिक है। तो इस लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे एक बार, अपने आप को रखिए ना, अपने आप को रखिए उस जगह पर, उस रख कर आप क्या फील करते हैं तब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। इतना प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं है, सीडीपी इतनी प्रॉब्लम वाली है नहीं, बस समझना है, वर्डिंग समझनी है क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के मामले में संबंधित नहीं है? बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के मामले में संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियंत्रीकरण के रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता। किससे संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संबंधित? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इससे क्या संबंधित है? ये तो संबंधित है ही नहीं ना सामाजिक मनोवैज्ञानिक तरीके से। नेक्स्ट 27, मन का मानचित्रण। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? बोध समझ पढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने की संबंधी समस्याओं का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल एवं रोचक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। सबसे बेहतर तरीका विशेष रूप से विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं के अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट आता है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, इनमें से कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पनाओं में। अमूर्त संकल्पना यानी हाइपोथेसिस, जो इमेजिनेशन करने लगता है, वो तार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है? तब प्रारंभ करता है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, इनमें से कौन सा है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने से अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। किससे संबंधित है? कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। जीवन से प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर देना, इससे सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक मूल्यों पर, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का जो इंटरनल है उन वो कैपेबिलिटी को बाहर लाना और अवसर उपलब्ध कराना। जिस चीज में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ना, वो ऑप्शन हमेशा ही करेक्ट होते हैं, तो वो ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन हो गए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको पढ़िए, इनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के भी आएंगे, इंग्लिश के, इन्वायरमेंट के, तीनों के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप इनको देखिए और सॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जो टॉपिक आपको नहीं अभी तक क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच।